दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने 12 बोर्ड की तैयारी शुरू नहीं की है तो दोस्तों देखिए आप लोगों को अब शुरू कर देनी चाहिए। देखिए अक्सर इस टाइम पे बच्चे क्या सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम है, कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से करेंगे, तरसों से करेंगे और इसी बीच उसका टाइम निकल जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। जैसे कि पिछले बार 2021 में क्या हुआ था, कोरोना आ गया था। कोरोना तो वैसे अभी भी आया, पिछले बार भी आया था और बहुत सारे छात्र सोच रहे थे कि इस बार एग्जाम नहीं होगा, शायद लेट से होगा, सिलेबस घटाएगा, ये करेगा वो करेगा, जिससे कि वो तैयारी शुरू नहीं किया और फालतू फालतू बात पर, इधर उधर का बात पर ध्यान में रखते हुए न्यूज देख करके, इधर देख करके वो जो है रह गया और तैयारी सही से नहीं किया, जिसके कारण उसका रिजल्ट भी दोस्तों बहुत ज्यादा खराब आया। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है, अभी से आप लोगों को तैयारी शुरू कर देनी है और धीरे धीरे तैयारी करनी है। ठीक है, बिल्कुल कछुआ के जैसा चाल में चलना है और टॉप मारना है। दोस्तों देखिए 12 का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप शुरू से अच्छा से पढ़ते हैं, रोज कम से कम 5 से 6 घंटा या फिर जो भी आपका टाइम शेड्यूल है, एक फिक्स टाइम। अब ऐसा नहीं कि आज 12 घंटा पढ़ लिए, कल जो है मात्र 5 घंटा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आप शुरू से लेकर के आखिर तक थोड़ा थोड़ा करके ही रोज पढ़ते हैं, रेगुलर रहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों का 12 का सिलेबस भी पूरा हो जाएगा बहुत अच्छा से और दोस्तों आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा से जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इस चैनल पर जो है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर शुरू में देख पा रहे होंगे, ये है ठोस अवस्था यानी कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो दोस्तों हम लोग इस चैनल में आज से 12 बोर्ड की तैयारी शुरू कर रहे हैं और आज के बाद से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। इस चैनल पर आपको आईएससी यानी कि पीसीएमबी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, शुरू में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तो आपको वीडियो मिलेगी ही और आपको दोस्तों मैथ की यहाँ पर जो है तैयारी की जा रही है। ठीक है, यानी कि आप लोगों को पढ़ाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन शुरू में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो है यहाँ पर पढ़ाई आज से ही स्टार्ट कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी साथी हैं, उसको इस वीडियो को शेयर करके उसको बता देना है कि यहाँ पर जो है तैयारी शुरू की जा चुकी है और आप लोग एक बार दो बार कम से कम जरूर देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पढ़ाई होती है, कैसे पढ़ाई होती है, कितना आप लोगों को समझ में आता है, वो तो आप लोग ही कमेंट करके हमको बताएंगे। ठीक है, तो इस चैनल पर आज से 12 बोर्ड की तैयारी शुरू कर दी गई है, बस आप लोगों को एक एक करके जुड़ जाना है, नोट के साथ कॉपी कलम लेकर के आप लोग को बैठना है और एक एक पॉइंट को तैयारी यानी कि एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है। ठीक है, सभी पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको बताऊंगा, मैं डिटेल में आपको सारा चीज समझाऊंगा, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए। तो दोस्तों इस चैनल पर पहले फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस चैनल पर 4 सब्जेक्ट की टोटल अभी पढ़ाई होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश की भी पढ़ाई होगी अगर उसका मुझे कोई टीचर मिल जाता है तो, लेकिन अभी दोस्तों फिलहाल 4 सब्जेक्ट जो कि आप लोगों का मेन सब्जेक्ट है उसकी पढ़ाई इसमें होगी। तो दोस्तों इसी तरह से नोट करके आपको पढ़ाया जाएगा। अब ये नोट आपको कैसे डिलीवर होगा वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी उसकी तैयारी फिलहाल फाइनल नहीं हुई है, लेकिन आप लोग अभी फिलहाल कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और एक एक करके हम लोग सभी चीज को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये मैं आप लोगों के लिए पर्सनली नोट तैयार किया हूँ। जैसे कि दोस्तों शायद नोट पता नहीं कैसा लग रहा हो, लेकिन आप जब पढ़ेंगे दोस्तों तो आप लोगों को काफी मजा आएगा। ठीक है, आप लोग सिर्फ वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस चैनल का नाम है तनु क्लासेस, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तनु क्लासेस चैनल का नाम है, यहीं पे दोस्तों आप लोगों की पढ़ाई होगी, 12 बोर्ड की संपूर्ण तैयारी होगी। आपको अपने दोस्तों को बताना है कि तनु क्लासेस यूट्यूब पे सर्च करो, यहाँ पर जो है आप लोगों को 12 बोर्ड की जो है बहुत अच्छे से तैयारी की जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को अपने दोस्त को जो है ये बात बतानी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का है उसका नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल फील के साथ आपको ऑफलाइन कोचिंग के जैसा पढ़ाएंगे, आपको एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर आप देख सकते हैं, क्या नाम बोले, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। इससे कम से कम दोस्तों आपको 5 से 6 मार्क्स का पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, 5 से लेकर के 6 मार्क्स तक आपको इस पर पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, हम लोग दोनों को एक साथ डील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ठोस अवस्था होता है क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, मैं एक फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग फिगर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये क्या है, कोई बॉक्स है। ठीक है, ये कोई बॉक्स है, यहाँ पर दोस्तों कोई एलिमेंट यानी कि मान लेते हैं कोई बॉल रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बॉल रखा हुआ, आप लोग सिर्फ समझने के लिए मैं ये फिगर बना रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए ठोस अवस्था होता क्या है, सबसे पहले तो ठोस अवस्था में जो अंदर में बॉल रखा हुआ है इसके बीच की दूरी समान होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर जितना दूरी है वो यहाँ पर भी उतना ही दूरी होना चाहिए, यहाँ पर भी उतना ही दूरी होना चाहिए, यहाँ पर भी उतना ही दूरी होना चाहिए। ठीक है, तो ठोस अवस्था में सबसे पहले यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये दूरी सेम टू सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है पदार्थ की वह अवस्था है जिसकी आकार तथा आकृति, ध्यान से देखिए, नोट डाउन कीजिए, आकार तथा आकृति हमेशा निश्चित हो,
उसे ठोस अवस्था कहते हैं। या फिर पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उपस्थित अणुओं के अंतराण्विक स्थान अणु की आकृति समान होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कह रहा है कि पदार्थ की वह अवस्था यानी कि पदार्थ के अंदर की वह अवस्था जिसमें अंतराण्विक स्थान जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, आकृति भी समान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्थान तथा अणु की आकृति समान होती है, उसे हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। तो ठोस अवस्था में आपको सिंपल डेफिनेशन में बता दिया कि कोई सॉलिड है, कोई सॉलिड के अंदर अगर ये सॉलिड किसको कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे कि एक बॉक्स है, जैसे कि हम लोग रसगुल्ला खरीदते तो उसके बॉक्स को पैक करेंगे तो उसी को हम लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं। अब सॉलिड स्टेट के अंदर जो एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट की जो दूरी है वो समान होनी चाहिए, यानी कि जितना दूरी इधर होनी चाहिए उतना दूरी इधर होनी चाहिए, उतना दूरी इधर होनी चाहिए। और ये जिसका जो आकृति है यानी कि सॉलिड का जो आकृति है, जो अंदर में एलिमेंट है यानी कि जो बॉल है उसका जो आकृति है, शेप है, वो सेम होनी चाहिए यानी बराबर होनी चाहिए, उसी को हम लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठोस के द्रव्यमान एवं क्वथनांक काफी उच्च होते हैं क्योंकि अंतराण्विक स्थान बहुत कम होते हैं। दोस्तों देखिए, फिर मैं आपको शुरू से यहाँ पर फिगर में लेके जाना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, ठोस टोटल 3 चीज होता है, आप लोग शायद पढ़े होंगे, टोटल 3 चीज होता है। एक होता है गैस, आप लोग जानते होंगे, एक होता है द्रव जिसको हम लोग इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं और गैस को इंग्लिश में गैस ही कहते हैं। ठीक है, तो एक होता है गैस, एक होता है द्रव और एक होता है सॉलिड। ठीक है, तो दोस्तों गैस का जो अंतराण्विक स्थान है ये काफी दूर होता है। देखिए आप कितना गैप है यहाँ पर, यहाँ गैप देखिए कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। वहीं पे दोस्तों ठोस का जो है, सॉरी वहीं पे दोस्तों लिक्विड का जो है वो थोड़ा गैस से कम होता है। ठीक है, और सॉलिड का दोस्तों सबसे कम होता है। सॉलिड का अंतराण्विक स्थान देखिए मात्र इतना ही है, वहीं पे दोस्तों ये लिक्विड का जो है इतना है और वहीं पे दोस्तों गैस का देखिए इतना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ठोस के द्रव्यमान एवं क्वथनांक काफी उच्च होते हैं क्योंकि उसके अंतराण्विक स्थान बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों क्योंकि सॉलिड के यानी कि ठोस के बीच की दूरी अंतराण्विक स्थान काफी कम है, जिसके कारण उसका द्रव्यमान एवं क्वथनांक जो है काफी उच्च होता है। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव पे पूछ लेता है कि सबसे कम किसका होता है, द्रव्यमान और क्वथनांक। तो दोस्तों वहां पर अगर आपका ऑप्शन गैस रहे तो आपको गैस में सबसे पहले आंसर लगाना है। जी हाँ दोस्तों, वहीं पे सबसे उच्च किसका होता है, तो सबसे उच्च होता है सॉलिड का यानी कि ठोस का। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका यही दोनों पूछता है, या तो गैस का या फिर सॉलिड का, और आपको मिडिल यानी कि लिक्विड द्रव का आपको नहीं पूछता। अगर पूछेगा तो आप लोगों को अब समझ में आ ही गया होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर इसी तरह से पढ़ाइए डिटेल में। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी गलती हो, मतलब कि कोई भी आप लोगों को छोटी सी भी डाउट आए, आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट में आप लोगों का जरूर हेल्प करूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो कि यहाँ पर दोस्तों आ रहा है, ठोस अवस्था के पदार्थ उसके अणुओं के संरचना के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कह रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ठोस अवस्था हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट, जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, तो उसी का अणुओं के संरचना के अनुसार। अब अणु क्या है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये बॉक्स के अंदर जो मटेरियल होता है उसी को हम लोग अणु कहते हैं। ठीक है, जैसे कि H2 ये क्या है, अणु है, क्योंकि 2 H मिलकर के बनाता है ये अणु। और वहीं पे एक सिंगल आ जाए तो इसको सिर्फ कहते हैं परमाणु, और 2 आ जाए तो इसको कहते हैं अणु, एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कह रहा है ठोस अवस्था के पदार्थ उसके अणुओं के संरचना के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको क्रिस्टल ही कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं क्रिस्टल। और वहीं पे दोस्तों इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉन क्रिस्टल और दूसरा वाला दोस्तों अक्रिस्टल। ठीक है, तो 2 प्रकार होते हैं, क्रिस्टल अक्रिस्टल, इंग्लिश में क्रिस्टल नॉन क्रिस्टल। तो आप लोग जैसे भी याद रख सकते रखिए, तो पदार्थ की संरचना के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल अक्रिस्टल। अब क्रिस्टल क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग डेफिनेशन देखिए क्रिस्टल का। सबसे पहले वह ठोस अवस्था जिसके अणु की संरचना और बनावट एक जैसी हो उसे क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कह रहा है वह ठोस अवस्था जिसके अणु की संरचना और बनावट एक जैसी हो उसे क्रिस्टल कहते हैं। और वहीं पे दोस्तों उसका गलनांक एवं क्वथनांक जो है काफी उच्च होता है। ठीक है, तो क्रिस्टल का क्या है, वह ठोस अवस्था। आप लोगों को यहाँ पर याद भी हो जानी चाहिए, और दोस्तों आप लोगों को वीडियो पॉज करके जो है एक एक करके याद भी करना। ठीक है, आप लोगों को पीछे नहीं छोड़ना है कोई भी चीज को। तो दोस्तों क्रिस्टल क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, वह ठोस अवस्था जिसके अणु की संरचना और बनावट एक जैसी हो। ठीक है, एक जैसा होना चाहिए, इसके गलनांक और क्वथनांक जो है काफी उच्च होता है क्रिस्टल का। और वहीं पे दोस्तों आप यहाँ पर देखिए अक्रिस्टल किसे कहते हैं, ठोस पदार्थों के अणुओं की बनावट यदि समान ना हो तथा अंतराण्विक स्थान भी समान ना हो तो उसे अक्रिस्टल कहते हैं। इसका द्रव्यमान और क्वथनांक काफी भिन्न भिन्न होता है।
तो दोस्तों जैसे कि फिर से फिगर के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा बताते हैं, जिससे कि आप लोगों को काफी समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग दो यहाँ पर फिगर ले लिए। यहाँ पर फिगर आप देख सकते हैं थोड़ा सही नहीं बन रहा है, बस आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4 एलिमेंट लिए और यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या किए, यहाँ पर ये 4 एलिमेंट ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसकी आकृति सेम नहीं है, सबसे पहला डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस जो है, यहाँ पर इसकी दूरी कहीं ज्यादा है कहीं कम है। वहीं भी दोस्तों इसका आकृति जो है मान लीजिए आप लोग यहाँ पर सेम है और इसके बीच की दूरी अंतराणु के स्थान जो है वो सेम है। ठीक है, अंतराणु के स्थान किसे कहते हैं आप लोग समझ गए। तो दोस्तों क्रिस्टल में जो है अंतराणु के स्थान और आकृति ये दोनों समान होनी चाहिए, वही भी अक्रिस्टल में समान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले आपका एग्जाम में जो खास करके बिहार बोर्ड जितने भी स्टेट बोर्ड है उसमें क्या पूछता है, क्रिस्टल का अक्सर उसमें दोस्तों एग्जाम्पल पूछता है कि इनमें से क्रिस्टल कौन है। तो देखिए दोस्तों कभी भी आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आप लोगों को क्या करना है, ये पूरा ऑप्शन जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको दिया हूं इसको रट लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले क्रिस्टल का एग्जाम्पल, हीरा जो है वो क्रिस्टल है, ग्रेफाइट जो है वो क्रिस्टल है, चांदी जो है वो क्रिस्टल है, लोहा जो है क्रिस्टल है, तांबा जो है वो क्रिस्टल है। हीरा, ग्रेफाइट, चांदी, लोहा, तांबा ये किस में आता है, क्रिस्टल में आता है। ठीक है, वहीं पे रबर, प्लास्टिक और कांच, प्लास्टिक, रबर ये आता है अक्रिस्टल पे, यानी कि नॉन क्रिस्टल पे। तो आप लोगों को याद रखना, आप लोगों को कभी क्वेश्चन पूछेगा क्रिस्टल के 3 एग्जांपल या फिर क्रिस्टल का एग्जांपल या फिर पूछ लेगा हीरा क्या है, क्रिस्टल है या नॉन क्रिस्टल है, और 2 ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरे अदर बोर्ड के तो वहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों ये आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल का आप लोग एग्जाम्पल ध्यान में रखिए और इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस में अंतर क्या है, मुख्य अंतर जो कि हर बार पूछता है। जी हाँ दोस्तों, क्रिस्टल ठोस ये आपको अब ऐसा नहीं कि 5 नंबर में ही पूछेगा, ये आपको कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है, या फिर कभी कभी आपको पूछ देता है कि क्या डिफरेंट है। 2 ऑप्शन आपको दे देगा, वो दोनों ऑप्शन आपको एक जगह दे देगा, आप लोगों को समझना होगा। तो देखिए क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस, ठीक है, क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू से बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह विषम दैशिक होते हैं। किसके बारे में है, क्रिस्टल के बारे में। इधर जो है आपका क्रिस्टल के बारे में है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए आप लोग, यहाँ पर है क्रिस्टल के बारे में और यहाँ पर दोस्तों है अक्रिस्टल के बारे में। तो यह विषम दैशिक होते हैं और यह समदैशिक होते हैं। ठीक है, यह विषम दैशिक, यह समदैशिक। इसका गलनांक निश्चित होता है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, और इसका गलनांक जो है निश्चित नहीं होता है, ये हमेशा बदलते रहता है। इसका क्वथनांक भी हमेशा मतलब कि इसका क्वथनांक भी हमेशा बदलते रहता है और इसका क्वथनांक जो है निश्चित होता है। ठीक है, अब यह दीर्घ पराशीय व्यवस्था होते हैं। ये क्या होते हैं, दीर्घ पराशीय व्यवस्था, और ये लघु पराशीय व्यवस्था होते हैं। अब दीर्घ पराशीय क्या है दोस्तों, जैसे कि आप लोग एक आकृति ले ली है। ठीक है, अब आकृति में यहाँ पर मेटेरियल रखे हुए हैं, तो ये देखिए बहुत देर तक दीर्घ यानी कि बहुत ज्यादा देर तक इसको ऐसे ही रह सकता है। लेकिन वहीं पे नॉन क्रिस्टल में क्या हो जाता है, यानी कि अक्रिस्टल में क्या हो जाता है, ये जो है कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टूट सकता है, फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 4, इसका संपूर्ण संरचना एक जैसी होती है। यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका संपूर्ण संरचना जो है वो एक जैसी होती है। ठीक है, किसका, क्रिस्टल का। अब वहीं पे नॉन क्रिस्टल का क्या है, इसका संपूर्ण संरचना एक जैसी नहीं होती है। नॉन क्रिस्टल का जो है संपूर्ण संरचना एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर पॉइंट है आपका, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह वास्तविक ठोस होता है और यह वास्तविक ठोस नहीं होता है। जो कि सिंपल है, यह अधिक द्रव्य होता है, यह कम द्रव्य होता है। तो दोस्तों ये कभी कभी आपको 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। वहां पर दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, ये 5 पॉइंट, 5 नंबर में 5 पॉइंट दीजिएगा, मैं आपको 6 पॉइंट लिखा दिया हूँ, बस आप लोगों को 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी रट लेना है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, आणविक ठोस। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, क्रिस्टल ठोस में कई प्रकार के ठोसों के समूह पाए जाते हैं जो कि भिन्न होते हैं। किसमें, क्रिस्टल ठोस में कई प्रकार के ठोसों के समूह पाए जाते हैं जो कि भिन्न होते हैं। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि ठोस के, ठीक है, ठोसों के समूहन, जैसे कि यहाँ पर एक ठोस है 2 3 4, तो एक ठोसों के एक समूहन हो गया, 1 2 3 4, ये एक ठोसों के समूहन हो गया। ठीक है, यानी कि ग्रुप हो गया। तो ग्रुप जो है वो भिन्न भिन्न होता है क्रिस्टल में, लेकिन नॉन क्रिस्टल में क्या है, आपस में जो अणु है यही भिन्न होता है। एक यहाँ पर ये इतना बड़ा, यहाँ पर ये छोटा, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा बड़ा। ठीक है, तो ये नॉन क्रिस्टल का बात है। वहीं पे क्रिस्टल में जो है समूह जो है वो डिफरेंट होते हैं, उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। अब चलिए बात करते हैं आणविक ठोस, वन ऑफ द मोस्ट
जी हाँ दोस्तों, काफी वीवीआई आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट तो इसको भी करना है। ये वाला जो मैं आपको 6 पॉइंट पढ़ाया और ये भी वीवीआई है आप लोगों का, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मोलिक्यूलर सॉलिड जिसको हम लोग कहते हैं आणविक ठोस। अब आणविक ठोस क्या होता है? तो वह क्रिस्टल जिसके मौलिक कण अणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग आणविक क्रिस्टल कहते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है? H2O, वाटर, आर्गन, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए आणविक ठोस वह क्रिस्टल जिसके मौलिक कण अणुओं से मिलकर बने होते हैं। वह क्रिस्टल जिसके मौलिक कण अणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? आणविक क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। ये तो सिंपल डेफिनेशन है और 12th क्लास में आपको डेफिनेशन नहीं पूछता है। आपको अगर 2 नंबर में भी पूछेगा दोस्तों तो आप लोगों को एग्जाम्पल देना ही है, कम से कम 2 एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो आप लोगों को रट जाना है एकदम। तो वाटर, आर्गन और CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये एग्जाम्पल आपका मोलिकुलर सॉलिड का। अब मोलिकुलर सॉलिड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मोलिकुलर सॉलिड 3 प्रकार के होते हैं। नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्ड। नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मोलिकुलर सॉलिड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग एक एक करके देखिए। सबसे पहला है नॉन पोलर सॉलिड, फिर उसके बाद बात करेंगे पोलर सॉलिड, फिर उसके बाद बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है वह ठोस जो परमाणु के लंदन फोर्स द्वारा बने होते हैं उसे हम लोग कहते हैं नॉन पोलर सॉलिड। ठीक है, वह ठोस परमाणु, लंदन फोर्स को हिंदी में भी लंदन फोर्स ही कहते हैं, लंदन बल। ठीक है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे क्या है, डेफिनेशन कभी नहीं पूछता है, लेकिन डेफिनेशन में अगर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब लिख लें अगर वह ठोस परमाणु यहाँ पर हिंदी में और वहीं पे यहाँ पर इंग्लिश में, अगर इस तरह से भी आप लिख देते हैं तो दोस्तों आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, इसलिए आप लोग हिंदी इंग्लिश में इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि दोस्तों देखिए इंग्लिश हिंदी यूज करने पर आप लोगों को जल्दी समझ में आता है, क्योंकि मेजर वर्ड जो है इंग्लिश में आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, पोलर जैसे कि देखिए आप लोग को तुरंत समझ में आ रहा है, वहीं पे ध्रुवीय दे देते और कुछ देते समझ में नहीं आएगा। पोलर और नॉन पोलर आपको सिंपल में समझ में आया। पोलर मतलब क्या? जैसे कि मान लेते हैं एक चुंबक है, इधर N है, इधर S है, और यहाँ पर N है, यहाँ पर S है, तो ये हो गया क्या? पोलर। ठीक है, ये दोनों अगर ये आपस में मिल जाए तो ये हो गया पोलर, और ये अगर उल्टा करके मिल जाए तो ये हो गया नॉन पोलर। एक सिंपल डिफिनेशन हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग को फिलहाल यहाँ पर ये नहीं समझना है। ठीक है, तो नॉन पोलर सॉलिड क्या कहते हैं? वह ठोस परमाणु के वह ठोस जो परमाणु के लंदन फोर्स द्वारा बने होते हैं। उसका एग्जांपल क्या है? आर्गन, CCl4, CO2, यानी कि आर्गन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 से डिनोट करते हैं। अब नोट क्या है? इस प्रकार की यौगिक का द्रव्यमान बहुत कम होता है। ठीक है, तो नॉन पोलर सॉलिड का जो है द्रव्यमान जो है, यानी कि नॉन पोलर सॉलिड का यौगिक का द्रव्यमान काफी कम होता है और यह विद्युत का जो है कुचालक होता है। ठीक है, 2 पॉइंट में आपको बताया। कभी आपको पूछ लेगा नॉन पोलर सॉलिड क्या होता है, तो आप लोग को बोलना है वह ठोस परमाणु जो लंदन फोर्स द्वारा बने होते हैं। एग्जाम्पल आप लोग दे दीजिएगा आर्गन, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और नोट में आपको लिख देना है, या फिर नोट नहीं ऐसे ही लिख देना है कि इस प्रकार के यौगिक यानी कि नॉन पोलर सॉलिड में जो यौगिक होता है उसका द्रव्यमान बहुत कम होता है और यह विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, इंसुलेटर होता है, यह बिजली को जाने नहीं देता है। अब पोलर सॉलिड क्या है? वैसे भी नॉन पोलर सॉलिड है, वो तो जाने नहीं देगा। अब पोलर सॉलिड देखिए, वह ठोस जो ध्रुवीय, यहाँ पर ध्यान से देखिए, वह ठोस जो ध्रुवीय बंधनों से मिलकर बने होते हैं उसे पोलर सॉलिड कहते हैं, और यह डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स में रहते हैं। अब डायपोल डायपोल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि N और S, इसको कहते हैं डायपोल डायपोल, NS। ठीक है, तो NS, तो यहाँ पर क्या है कि यह डायपोल वह ठोस जो ध्रुवीय बंधनों से मिलकर बने होते हैं उसे पोलर सॉलिड कहते हैं, और ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स से बने होते हैं। इसका एग्जांपल है HCl, और आप लोग एग्जांपल से भी समझ सकते हैं HCl मतलब H+Cl-, यानी कि जब इसको हम लोग वाटर में ये करेंगे तो ये H+ से विभाजित होगा। ठीक है, H+ से और ये Cl- से। ठीक है दोस्तों, तो H+ और Cl- का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो करंट यानी कि धारा जो है वो प्रवाहित होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए Na+, Cl-, यहाँ पर यहाँ पर SO2- होता है, यहाँ पर K+Cl-। तो एग्जांपल में आप लोगों को याद रखना ना पोलर सॉलिड का कि HCl, NaCl, ये मेन एग्जांपल है। NaCl काफी इंपोर्टेंट एग्जांपल है, बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो पोलर सॉलिड में जो है ये 4 प्रकार के हो जाते हैं, मतलब कि ये इसका एग्जांपल मैंने आपको 4 बता दिया, HCl, NaCl, SO2, KCl। पोलर सॉलिड ये विद्युत धारावाही जो है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स से बंधे होते हैं। ठीक है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बल से बंधे होते हैं, और ये जो है विद्युत धारा का प्रवाहित करता है, विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? वह ठोस जो हाइड्रोजन बंधनों द्वारा ठोस का निर्माण करता है
उसे हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड कहते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, वह ठोस जो हाइड्रोजन बंधनों द्वारा ठोस का निर्माण करता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड कहते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोजन बंधन द्वारा, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर ये H2 है, तो H2 को हम लोग किस तरह से ले सकते हैं, H और यहाँ पर H और यहाँ पर ये क्या है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर कह रहा है वह ठोस जो हाइड्रोजन बंधनों द्वारा ठोस का निर्माण करता है उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं, बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि H2O, H2O मतलब ऑक्सीजन, इसका 2 माइनस होता है, तो एक H हो गया इधर, एक H हो गया इधर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 H हो गया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक H इधर, एक H इधर, तो ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, और दोस्तों एक होता है H2O2, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। आप लोगों को ये सब अभी से याद रखनी है, H2O मतलब वाटर और H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिले होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड में ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, फ्लोरीन F2 हाइड्रोजन के साथ मिले होते हैं, H2O NH3HF, H2O NH3HF। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन के साथ मिले होते हैं। यहाँ पर H2O, यहाँ पर नाइट्रोजन यानी NH3, यहाँ पर HF यानी कि फ्लोरीन। ठीक है, अब आयनिक सॉलिड, उसके बाद मेटेलिक सॉलिड, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कोवलेंट सॉलिड, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो दोस्तों इतना टॉपिक आपका बच गया। तो देखिए आप लोगों का शुरुआत था, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक करके मैं सारा नोट आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए आप लोगों का शुरुआत था, तो आज हम लोग इतना ही सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, यानी कि जितना आप लोगों का हो गया है। आप लोग 100% विश्वास करके चलिए कि इस चैनल पर जो है आपका 12 क्लास की संपूर्ण तैयारी की जाएगी। अब ऐसा नहीं कि बस यहाँ पर फेंका जा रहा है, ठीक है, आप लोगों का संपूर्ण तैयारी होगा। आप लोगों को विश्वास करके आज देखिए आप लोगों को क्या क्या काम करना है, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सबसे पहले दोस्तों देखिए आप लोगों को 3 सब्जेक्ट, जैसे कि आपका मेन 3 सब्जेक्ट है अभी फिलहाल, एक है P, एक है C और किसी का है M और किसी का है B। ठीक है, तो किसी का 4 सब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर किसी का 3 सब्जेक्ट तो 100% होगा ही। ठीक है, तो किसी का अगर 4 सब्जेक्ट है या 3 सब्जेक्ट है, जितना भी सब्जेक्ट है आपको उतना कॉपी लेना है। कॉपी कौन सा लेना है, स्पाइरल वाला लेना है। ठीक है, स्पाइरल मतलब समझ रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर फोटो लगा दूंगा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो स्पाइरल में क्या होता है कि आप जब नोट करेंगे तो आपका जो कॉपी फटेगा उठेगा नहीं। ठीक है, तो आपको कॉपी लेना है। वैसे आप जो भी कॉपी लेंगे आपको जो भी सही रहेगा, तो आपको 4 या फिर 3 कॉपी लेना है। फिजिक्स के लिए अलग बनाना है, केमिस्ट्री के लिए अलग बनाना है और मैथ के लिए अलग बनाना है और बायोलॉजी के लिए अलग बनाना है। और आज से स्टार्ट आप लोगों को तैयारी शुरू कर देनी है। और जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे लाइव आना चाहिए तो लाइव आकर के भी मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप लोगों का यानी कि जैसे ही आप लोगों का क्लास स्टार्ट होगा, आप लोगों को क्या करना है, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाना है और एक एक पॉइंट को नोट करना है। आप लोगों को इस भरोसे में नहीं रहना है कि सर नोट शेयर करेंगे इस टेलीग्राम पे या फिर उस टेलीग्राम पे। वैसे तो टेलीग्राम लिंक भी है, ठीक है, आप लोग जाकर के सर्च कीजिएगा तनु क्लासेस या फिर डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया जाएगा, खास करके ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, आप लोगों को, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। ठीक है दोस्तों, तो टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, वहां पर हो सके तो मैं आपको नोट प्रोवाइड करूंगा, या फिर नोट नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि मैं यूट्यूब पे या फिर और कहीं पे आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोगों की वेबसाइट जो है वो तैयार हो रही है। ठीक है, वेबसाइट तैयार हो रही है। जैसी ही वेबसाइट तैयार हो जाता है, वहां पर आप लोगों को ये नोट जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा। बस आप लोगों को वेट करना है। अभी क्या करना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो को रोक रोक करके पॉज करके आपको सारा चीज नोट करना है, और नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को सारा चीज रिवाइज कर लेना है। बिल्कुल क्लास के जैसा आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कौन सा किताब लेना होगा, क्या लेना होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या फिर लेना भी होगा या नहीं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तभी आपको सारा चीज समझ में आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन, ये सभी कॉन्सेप्ट, ये सभी चीज आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी गलती नजर आया हो, कोई भी डाउट नजर आया हो, तो आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकूं।
ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए ऑडियो में, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, आज से आप लोगों का पढ़ाई शुरू हो चुका है। अब अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों को जोड़ दीजिए, ताकि हम लोगों को भी पढ़ने में मजा आए और मुझे भी पढ़ाने में मजा आए। जितने बच्चे होंगे उतना हमको मजा आएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए ऑडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।